हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं एक फ्रेश टॉपिक के बारे में। देखो, प्रीवियस लेक्चर से अभी तक इस चैप्टर में आते आते इंडियन सोसाइटी में आपको ये तो पता लग गया होगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी थी, जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम इवॉल्व हो रहा है नए तरीके से भारत के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो इवॉल्व हो रहा है, तो ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स भी बन जाते हैं। मतलब इवोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, सिमिलर फैक्टर एक चीज़ के फैक्टर और बन जाते हैं। और वो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर की वजह से जो कास्ट की जो बाउंड्रीज हैं वो वीक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी समाज के लिए, देश के लिए कास्ट की बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए कि वीक होनी चाहिए? वीक होनी चाहिए, है ना। अब क्या है, भारत के अंदर जब हम ये बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से नए तरीके से लोगों की जो मेंटेलिटी इवॉल्व हुई है, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आया है, लॉजिकल तरीके से वो सोचने लगे हैं, तो कास्ट को वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उसमें हमें एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बताई जाएगी। अब वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या है? मतलब एक तरीके से दो तरफा बातें, दोगली बातें। एक तरफ हम कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है कुछ फैक्टर्स की वजह से वीक हुआ है, लेकिन वहीं पर एक ट्रेंड ये भी ऑब्जर्व करा गया है भारत के अंदर कि कास्ट सिस्टम जो है वो तो और स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अब ये फिनोमेना दोनों साथ में काम कर रहे हैं। मतलब कास्ट सिस्टम को अगर आप एक तराजू मान लो, वो एक तराजू ऐसी बन चुकी है भारत के अंदर, जिसकी अगर एक साइड वीक हो रही है तो दूसरी साइड स्ट्रांग हो रही है। जब भी कुछ फैक्टर्स इसको और स्ट्रांग बनाते हैं, तो कुछ फैक्टर्स इसको वीक बनाने लग जाते हैं। जब ये और वीक बनने लग जाता है, तो कुछ फैक्टर्स इसको स्ट्रांग बनाने लग जाते हैं। तो ये जो इसका जो ये बैलेंस है, इस तराजू का ये जो बैलेंस है, वो हो नहीं पा रहा है हमारे समाज के अंदर। और ये तराजू किस चीज की तराजू है? कास्ट सिस्टम की। ये एक ऐसी वेइंग मशीन है जिसके दोनों साइड्स को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दोगलापन चल रहा है कास्ट सिस्टम के अंदर। कुछ फैक्टर्स वीक भी बना रहे हैं, कुछ फैक्टर्स स्ट्रांग भी बना रहे हैं। इस लेक्चर में पहले हम डिटेल तरीके से बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक बन रही है। तो राइटर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये कह रहे हैं कि रीसेंट टाइम में ये देखा गया है कि भारत के अंदर विद रिगार्ड टू कास्ट सिस्टम एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन विटनेस करी जा रही है। क्योंकि जहां पर एक तरफा जब हम बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम वीक हुआ है कुछ फैक्टर्स की वजह से, लेकिन कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज जो हैं ऑन दी अदर हैंड वो स्ट्रेंथन भी हुई है रिसेंट टाइम में। और उसके पीछे एक प्रमुख कारण जो है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन जो है, इसको तो डेफिनेटली आपको लिखना ही है मेंस के आंसर राइटिंग में। जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है दोस्तों पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब देखो क्या है, हमने जैसे कि बात करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कास्ट सिस्टम के इवोल्यूशन के पीछे जो वेरियस फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे, और हम इनको ये भी बोल रहे थे कि इन्हीं फैक्टर्स की वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो भारत के अंदर वीक बनता चला जा रहा है। यहाँ पर भी आपको चार फैक्टर्स बताए जाएंगे कि जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक बन रहा है। आप इन चार फैक्टर्स को प्लस इन पांच फैक्टर्स को साथ में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के अंदर। देखो क्या है कि जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि इंटर कास्ट मैरिजेस भारत के अंदर होने लगी हैं, तो उसकी वजह से कास्ट की जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज थी वो टूट रही हैं। लोग ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को चैलेंज करने लगे हैं, लाइक सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है। सुपीरियर क्लास जो हैं वो काफ़ी इंसेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स लोअर कास्ट पीपल।
विधवाओं का दोबारा विवाह करवाना चाहिए। लोगों ने जागरूकता और अपनी मानसिकता चेंज करी है इन सब टॉपिक्स के ऊपर। नए फूड हैबिट्स की वजह से कि आप किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस वगैरह में जा रहे हो, स्कूल में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, आप लबासना में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कर रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों से आप दूसरों की कास्ट पूछोगे तो हमने डिस्कस करा था कि पूरी महफिल में आप ही गवार लगोगे उधर, कि गांव से आया होगा, अनपढ़ इंसान है, पता नहीं आता कैसे पहुंच गया, कभी कुछ ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, इसलिए छोटी मेंटेलिटी की बात कर रहा है, इससे तो दूर ही रहो, गवार आदमी है ये। तो उसकी वजह से भी, एक सोसाइटल प्रेशर पड़ने की वजह से भी आप कास्ट की बाउंड्री, आप जो कास्ट की बाउंड्री है वो टूटने लगी है। क्योंकि जब आप देखोगे कि दूसरे आपको गवार का टैग दे रहे हैं ऐसी बातें करके, कि जब आप दूसरों का सरनेम पूछ रहे हो, उनकी बिरादरी पूछ रहे हो कि आप कौन से गांव से हो, कौन से कुल के ब्राह्मण हो, सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल जब नहीं होंगी, और आप उस महफिल में बैठ के ऐसी बात करोगे, तो डेफिनेट सी बात है पूरी महफिल आपको ही गवार कहेगी। ठीक है। फिर चेंजेस इन ऑक्यूपेशन। पहले जो है ये माना जाता था कि वर्ण सिस्टम के अंदर सारे ऑक्यूपेशन फिक्स हैं, लेकिन फिर बाद में वो ऑक्यूपेशन चेंज होने लगे कि ब्राह्मण जो हैं वो व्यापारी भी बन रहे हैं, वैश्यास जो व्यापारी होते थे वो अब टीचिंग के प्रोफेशन में आ रहे हैं, और लोअर कास्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होना सरकार के कुछ एफर्ट से, एफर्मेटिव एक्शंस के मदद से, इन सब की वजह से कास्ट की जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज थी वो वीक हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटीज हैं या कास्ट का जो फैक्टर है वो स्ट्रांग भी हुआ है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक उसमें से वैसे एक काफ़ी प्रमुख फैक्टर की। वैसे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम वीकनिंग फैक्टर के साथ साथ इसकी बात करते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज स्ट्रेंथन हुई है, स्ट्रांग बनी है। अब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का फिनोमेना उत्पन्न क्यों होता है, या फिर ये मतलब होता क्या है इसका, मतलब जानने से पहले पहले मैं बताता हूँ ये फिनोमेना पैदा क्यों होता है। देखो, अभी तक जो लोअर कास्ट के जो लोग थे भारत के अंदर, मतलब वो भुगतते तो देखो पहले से ही आए हैं, आज़ादी से पहले काफ़ी सालों तक। और इसका तो अगर हम ज़माना जो है एंशियंट रूट इसकी जानने की कोशिश करें तो जितना पीछे चले जाओ उतना कम है। बहुत लंबे अरसे से लोअर कास्ट का आदमी भारत के अंदर भुगत रहा है, डिस्क्रिमिनेशन सहन कर रहा है, अनटचेबिलिटी को सहन कर रहा है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स का शिकार है। समाज में तबका जो है, जो ओहदा है, जो पोजीशन है, जो औकात है वो बहुत कम है। तो यानी कि कास्ट की बाउंड्री जब वीक हुई तो इससे इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन तो मिली, लोअर कास्ट के लोगों को एक तरीके से शुरू ही मिलना मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। लेकिन उसी के साथ जब कास्ट की बाउंड्रीज वीक होने लगी तो लोअर कास्ट के पर्सन्स ने ये भी देखा कि यार हमारे देश में, भारत के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, especially this power structure we are talking in terms of politics, ये भी तो काफी ज्यादा इम्बैलेंस है। लोअर कास्ट के लोगों ने ये देखना शुरू करा, भारत के अंदर तो ज्यादातर सत्ता के अंदर बैठने वाले लोग जो हैं दे आर पीपल विथ मनी एंड मसल पावर, और ये हाई कास्ट के लोग हैं ज़्यादातर। तो आज़ादी के बाद एक ट्रेंड ये देखा गया कि लोअर कास्ट का आदमी, जिसके ऊपर टैग था लोअर कास्ट, मतलब मैं लोअर कास्ट का आदमी मतलब ये कह रहा हूँ कि जो अभी तक जो शोषित होते हुए आए हैं भारत के समाज के अंदर, जिनका शोषण हुआ है कास्ट सिस्टम के अंतर्गत, ऐसे लोअर कास्ट के लोग ये समझने लगे कि यार हम क्यों नहीं इस पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बन सकते हैं।
हम भी तो बन सकते हैं। ऐसा क्यों हम एक्सेप्ट करें कि हाई कास्ट से बिलोंग करने वाला एक जो पर्सन है जिसके पास मनी और मसल पावर है वो पॉलिसी मेकिंग करेगा, या ऐसे लोग पॉलिसी मेकिंग करेंगे, ऐसे लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और उनकी बनाई गई पॉलिसीज हमारे ऊपर इम्पोज करी जाएगी और हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, हमें उसको मानना पड़ेगा। हमारे अंदर किस चीज की कमी है? हम क्यों नहीं सत्ता में आकर बैठ सकते हैं? तो अब कुछ लोगों को यह लगने लगा कि अगर कास्ट की आइडेंटिटीज जो हैं वो भारत से मिटने लग जाएंगी तो ये जो इतनी बड़ी भीड़ है राजनीति में, इसमें तो हम मिक्स हो जाएंगे और खो जाएंगे। आवर आइडेंटिटी विल बी लॉस्ट और कभी भी पॉलिटिकल पावर को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना अपनी पास्ट की आइडेंटिटी को, अपनी लोअर कास्ट की आइडेंटिटी को टूल की तरह, शस्त्र की तरह इस्तेमाल करा जाए कि सारे लोअर कास्ट के लोग एकजुट होकर मिल जाओ किसी ग्रुप या कम्युनिटी की तरह। लेट्स मेक अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स फाइट इलेक्शंस एंड एंटर इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बात समझ में आई? मेंटेलिटी समझ रहे हो? मकसद समझ रहे हो इनका? अगर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज मिट जाएंगी, वो बाउंड्रीज धुंधली हो जाएंगी, तो ये तो बड़ी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। और ये जानते थे चुनाव लड़ने के लिए मनी एंड मसल पावर वाले ज्यादा ही लोग आते हैं, और हम अगर उठ भी जाएं तो हमें किसी ना किसी दबाव के चलते, प्रेशर के चलते मार पीट कर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। जो अभी तक किसी रीजन में लैंड ओइंग क्लासेस हैं, हाई क्लास के लोग हैं, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा, हाई क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, एसेट्स बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और ऊपर से हाई कास्ट के जो लोग हैं, ऐसे लोगों का शुरू से ही वर्चस्व है। यही इलेक्शंस में बैठे हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, यही सत्ता में बैठे हैं, यही सरकार चला रहे हैं। अगर हमें पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर करना है, तो ये जो हमारी लोअर कास्ट की जो आइडेंटिटी है, हमारे जैसे जो लोग हैं जो एंशिएंट पास्ट से पीड़ित हो रखे हैं, भुगत रहे हैं, हम सारे लोगों को अपना खुद का ग्रुप, खुद की कमिटी बनाकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर करना पड़ेगा, और हम अपनी कास्ट की आइडेंटिटी के बेसिस पर इलेक्शंस लड़ेंगे। ये फैक्टर इतना स्ट्रांग होता चला गया कि हमारे देश में कुछ पार्टीज हैं जो कि दलित ग्रुप से बनी हुई हैं, जैसे BS4। ये BS4 क्या है? बहुजन समाज शोषित संघर्ष समिति, बहुजन पार्टी। दलित पैंथर्स का ग्रुप था महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे लोगों को बेसिकली ये लगा कि हमारे साथ जो पास में एट्रोसिटीज हुई हैं उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन सत्ता में बैठे हाई क्लास और हाई कास्ट के लोग नहीं कर सकते हैं। हमें पावर शेयरिंग मॉडल में खुद उतरना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा, ताकि हम अपने लिए पॉलिसीज बना सके। मायावती एक दलित ग्रुप की लीडर है कि नहीं है? बताओ। हाँ या ना? यूपी की सत्ता में आ रखी है कभी? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहती है उनकी, वर्चस्व है उनका, बिल्कुल है।
पावर में वरना कैसे आई होती? पास में तो काफी टाइम पर पावर में रही है वो, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। कैसे आई हैं? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ लोअर कास्ट या कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज की बेसिस पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना। पहले बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ या ना? और इसी से अब एसोसिएटेड दो चीजों की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। याद है, अक्सर मैं दो जहर बोलता हूं भारत के अंदर और भारत की राजनीति के अंदर, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये इसी से उत्पन्न होते हैं दोनों फिनोमेना। उस जहर का जो बीज है ना, वो यहीं से है। मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन गलत होता है या फिर आप इसको गलत लिख कर आ जाओ, नहीं। कम से कम कुछ लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को पहचान तो मिलती है, आइडेंटिटी तो मिलती है। वो भी तो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बने, वो भी तो सरकार चलाए, उनको भी तो सत्ता में आने का मौका मिले। लेकिन इसकी वजह से जो हम चाहते हैं ना कि हमारे देश में एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी हो, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी ना हो, ये मकसद कहीं ना कहीं अधूरा होने लग जाता है दोबारा से। इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि कास्ट सिस्टम अगर एक तराजू है जिसको हम वीक करने का सोच रहे हैं, ये फैक्टर्स वीक बना देते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स और ज्यादा उसको स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। तो ये एक मजाक है जो कि भारत के समाज के अंदर विद रिगार्ड टू कास्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसी को कहा जा रहा है कि ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जिसको मैंने यहां पर ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है। वीक क्यों हो रही है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन स्ट्रेंथन होने के पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन प्रोमिनेंट फैक्टर है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब आप इसको चाहे सत्ता में आने का लालच कह लो या फिर अच्छी इंटेंशन कह लो, लेकिन कास्ट के बेसिस पर सत्ता में बैठने के लिए, पॉलिटिक्स में घुसने के लिए, इलेक्टोरल आइडेंटिटी बनाने के लिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री पाने के लिए कास्ट का सहारा लिया जा रहा है। और फिर कॉमन कास्ट के लोग कॉमन तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से ऐसा नहीं कि सरकार ने इस चीज का साथ नहीं दिया, सरकार ने बखूबी साथ दिया है। आप लोगों को एक चीज पता है, आपके राज्य में छोटे लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं, जैसे नगर पालिका, न्यायपालिका जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, यहाँ पर हर बार कभी कभार सीट रिजर्व हो जाती है। जैसे कभी कभार तो सब लोग लड़ सकते हैं किसी सीट पर। कभी आपने सुना है कि कुछ सीटें आपके इलाकों में किसी मेयर की पोजीशन के लिए, किसी की पोजीशन के लिए रिजर्व हो जाती हैं, फॉर एसटी, फॉर एससी, फॉर ओबीसी, फॉर विमेन। ये सुना आपने? अब हमारी राजनीति कहती है, हमारा गवर्नेंस सिस्टम कहता है कि हम ऐसे लोगों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और मौका देना चाहते हैं। इसलिए कभी कभार चुनावी मैदान में इनके लिए सीट रिजर्व कर देते हैं कि यहां से सिर्फ एसटी एससी ही इस बार खड़ा हो सकता है कैंडिडेट, ताकि उनको, उनकी कम्युनिटी को मौका मिले। लेकिन मुझे एक बात बताना, आप ऐसा करके हम एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? बताओ। अगर ये फिनोमेना कंटिन्यू रहा तो कॉमन नेशनल आइडेंटिटी आएगी इससे? आर्ग्यूमेंट देखो दोनों साइड की हैं कि पास्ट में वो उनका शोषण हो रखा है, अनटचेबिलिटी के शिकार वो लोग रह चुके हैं, शिकारी रह चुके हैं, उनके मतलब बहुत विक्टिम रह चुके हैं वो इन सब चीज़ों के। सोशल इवल्स जो हैं उससे पीड़ित हो चुके हैं वो लोग। तो ऐसा करना सही है। इट इज अ काइंड ऑफ एफर्मेटिव एक्शन फॉर देम फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे आर्ग्यूमेंट ठीक हैं, लेकिन कास्ट की दीवारों को तो हमें कैसे ना कैसे करके पिघलाना है। अगर एफर्मेटिव एक्शन का हवाला देते हुए सरकार ये कह रही है सही है, चलो मान लेते सही है, रिजर्वेशन सिस्टम, कोटा सिस्टम सही है, लेकिन उसका फायदा अच्छे तरीके से मिलता ही कहां है सबको? प्रीवियस पीढ़ी किसी एक एसटी एससी ओबीसी के परिवार की जो आईएएस बन चुकी है, नेक्स्ट जनरेशन अगेन किसी जॉब को पाने के लिए सर्टिफिकेट लगा रहा है एसटी एससी ओबीसी का। तो ये कहीं ना कहीं एफर्मेटिव एक्शन जो है, जो ऐसी कम्युनिटीज के लिए लाया गया है, एसटी एससी ओबीसी के लिए, इनके मकसद को वीक करता है। उसका एस्पेक्ट ज्यादातर इकोनॉमिक होना चाहिए कि जो परिवार जो है अब उसका तबका बढ़ गया है, क्रीमी लेयर के अंदर वो आ गया, तो अनड्यू बेनिफिट्स ना मिले।
फिर वो बेनिफिट एटलीस्ट किसी और को मिल जाए। मकसद अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन का तरीका बेकार है। तो अब मैं आपको मतलब बताता हूं कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का एक्चुअली एक्चुअली में मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अभी तक जो एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के जुड़े हुए कुछ जो लोग होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अभी तक एक कलेक्शन होते हैं इंडिविजुअल्स की, जिसको हम कहते हैं इट इज जस्ट अ पैसिव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। पैसिव कलेक्शन मतलब उनका ग्रुप है, उनकी आइडेंटिटी है, सेम तरीके के लोग हैं, सेम उनकी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है। पैसिव कलेक्शन है बस, मतलब एक झुंड है, एक ग्रुप है। ठीक है, जब ऐसे ग्रुप को यह लगने लग जाता है कि हम सिर्फ पैसिव ग्रुप बनकर नहीं रहेंगे, अब हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगे। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगे। अब नाम क्या है, किसमें बनेंगे? बात हो रही है यहां पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की। राजनीति में बनेंगे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। और किस में पार्टिसिपेट करेंगे? पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगे। और पब्लिक लाइफ किससे चलती है? पॉलिसी मेकिंग से, गवर्नेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो कुल मिलाकर ये पब्लिक लाइफ में एंटर करना चाहते हैं थ्रू द विंडो, थ्रू द डोर ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चुनाव लड़कर सत्ता में बैठेंगे हम भी बनाएंगे पॉलिसीज जिससे जन कल्याण करेंगे। और स्पेशली इनको ये लगता है, जब लोगों को ये लगने लग जाए हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, उसके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाना। भरपाई कैसे? अच्छी पॉलिसीज बनाकर, अच्छा गवर्नेंस, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर कर। ये जिम्मेदारी हमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, हमसे बेटर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमसे बेटर उनकी परिस्थितियों को, उनकी सिचुएशन को कोई और नहीं समझ सकता। क्योंकि पीड़ित हम हैं, हमने उनको देखा है, हम जानते हैं कि किस चीज़ से हम गुजरते हैं और हम ही उसको बेटर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ही एंटर कर जाएं पब्लिक लाइफ के अंदर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, किसी भी कास्ट रिलेटेड ग्रुप्स मान लो, वो ऑर्गेनाइज होने लग जाते हैं। ऑर्गेनाइज हो गए। ऑर्गेनाइज कैसे हो गए? एग्जांपल मतलब उन्होंने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। मान लो किसी एक स्टेट के सारे दलितों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब वो घर घर जाकर, गली गली जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप सब दलितों को हमें ही वोट देना है, ताकि हम कल को सत्ता में आए, अपनी सरकार बनाएं और आपके हित में पॉलिसीज लेकर आए। तो सारा वोट कहां पर एकत्रित हो गया? पॉलिटिकल पार्टी बनने की वजह से दलितों का वोट दलितों को जाने लगा। तो एक तो होता है इनका तरीका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाने का। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ये गली गली, शहर शहर जाके अपना प्रचार करेंगे, सारे दलितों को इकट्ठा करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनका जो मतलब पूरा का पूरा जो ग्रुप रहता है, ये उसकी मदद से बनाते हैं अपना एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप या फिर क्राउड। और ये फाइनली एक सोशल यूनिट्स के अंदर बन जाते हैं। किसको फुलफिल करने के लिए? पॉलिटिकल गोल्स की प्राप्ति के लिए, कि राजनीति में घुसना है, चुनाव लड़ने हैं, सत्ता में बैठना है। और सत्ता में बैठे तो देखो पॉलिसी तो सबके लिए बनाएंगे, लेकिन अब आइडेंटिटी इन्होंने अपनी अगर इतनी नैरो कर दी है कि हम, हमारी दलित पार्टी है, हम दलित पैंथर का ग्रुप है, बहुजन समाज पार्टी है, तो नाम में इनके ये लगता है कि कल को अगर ये सत्ता में आ गए तो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही कास्ट
कि लोगों के बारे में सोचेंगे ये और उन्हीं के हित में पॉलिसीज बनाएंगे। इससे भी डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, क्योंकि देखो, सत्ता में बैठने वाला इंसान अच्छे तरीके से काम करे तो ठीक है, लेकिन जब नाम ही आपने अपने ग्रुप का, अपनी सोशल यूनिट का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत पेरोकियल वे में रख दिया, नैरो वे में रख दिया, और जब आप एकजुट ही सारे के सारे, मान लो फॉर एग्जांपल हमने जो अभी एग्जांपल ये सारे के सारे दलितों को कर रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि बाकी लोगों का जो हित है वो इंश्योर हो पाएगा? 5 साल के लिए बाकी लोगों के बारे में तो उसका ना सोचा ही नहीं जाएगा। तो ये तो डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग नहीं हुआ। और फिर कल को हो सकता है कि ऐसी पार्टी अपने ही ग्रुप और अपने ही कास्ट के लोगों के बारे में सोचे और दूसरे लोगों का नुकसान करे, उनसे चिढ़े, खुंदक निकाले, उन पे गुस्सा निकाले। ऐसे करके सोसाइटी में जो केस है वो बढ़ सकता है और डिसऑर्डर जो है वो पैदा हो सकता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स ने कास्ट सिस्टम को वीक बनाया है और स्ट्रॉन्ग करा है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में इस लेक्चर में बता दिया। अब हम फैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।